नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं नक्षत्रों का रहस्य। जैसा कि आप जानते हैं, नक्षत्र मेरा प्रिय विषय है और मैं पिछले 30 साल से नक्षत्रों की बात कर रहा हूँ। तब लोग नक्षत्रों की बात नहीं किया करते थे, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि सारे ही लोग नक्षत्रों की बात करते हैं। वैसे भी वेदों में लिखा है कि ज्योतिष की आत्मा ग्रह और नक्षत्रों में बसती है। ग्रह तो ठीक है, लेकिन नक्षत्र उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज से 100 साल पूर्व लोकमान्य गंगाधर तिलक ने अपनी किताब ओरायन में यह लिखा था कि भारतीयों को नक्षत्रों और आकाश की जानकारी कम से कम 5000 साल पुरानी है। इस किताब ने ओरायन ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और पूरी दुनिया को ये सोचना पड़ा और आकाश की तरफ देखना पड़ा। उसके बाद बहुत सारे भारतीय लोगों ने, भारतीय वैज्ञानिकों ने इस पर खोज की और ये खोज जारी है और इस शताब्दी में बहुत सारा काम हो रहा है। वैज्ञानिक नीलेश ओक, उनकी टीम इस पर काम कर रही है और उनका मानना है कि नक्षत्रों की और वेदों की जानकारी भारतीयों को कम से कम 20,000 साल पुरानी थी। तो उन्होंने 5,000 साल बोला। अब एविडेंस के साथ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। जब भी कोई वैज्ञानिक बोलता है, जब उन्होंने बोला तब उन्होंने भी आकाश के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर, उनकी जानकारी के आधार पर बोला था। और अब जो बोल रहे हैं वो भी और मैग्नीफाइड हो गया काम और टेलीस्कोप नए आ गए, बहुत कुछ अब जाना जा सकता है। सिकंदर जब भारत में युद्ध करने आया, वो विश्व विजेता होना चाहता था। इसके अलावा वहाँ के जो विद्वान थे ग्रीक के, वो ये जानते थे कि भारत, जो प्राचीन भारत की मैं बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी एडवांस है संस्कृति में, सभ्यता में और गणना में, आकाश में, नक्षत्रों में, ज्योतिष में। तो विद्वान इसलिए आए थे उसके साथ, चलो तुम तो युद्ध करना, जो करना है तुम करते रहना, लेकिन हम उन लोगों से मिलके कुछ और जाने। सिकंदर विश्व विजेता तो हुआ नहीं, ना ही उसने भारत को जीता, लेकिन उसके बाद बहुत सारे विदेशी लोग भारत में आने लगे डिफरेंट पर्पस से, और इस पूरे प्रोसेस में ज्ञान का आदान प्रदान भी हुआ। इजिप्ट के लोग भी आए, बेबीलियन के भी आए, मायन के भी आए, जितनी पुरानी सभ्यताएं थीं उनके लोग भारत में आने लगे। ग्रीक के आए, ग्रीस के आए, ये तो ग्रीक में तो ये खुद ही थे, तो बहुत सारे लोग आने लगे। तो एक आदान प्रदान होने लगा। तो ये सिकंदर ने, ऐसा कह सकते हैं, रास्ता खोल दिया। रोम में बहुत काम हो रहा था उस ज़माने में, चाइना में बहुत काम हो रहा था। चाइना में एक्यूपंक्चर का काम हो रहा था। जब हमारे यहाँ योगासन की बात हो रही थी, जब पतंजलि योग की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर वो सब हो रहा था। तो ये सब सभ्यताएँ काफ़ी डेवलप सभ्यताएँ, अफ़गान से बहुत लोग आए, इराक से, ईरान से बहुत लोग आए। तो इस तरह का आदान प्रदान चलता रहा। आकाश के प्रति दुनिया के हर आदमी की रुचि रही है और हर आदमी जब आकाश में देखता है तो उसे आकाश से कुछ एनर्जी मिलती है, कुछ आशाएं मिलती हैं और कहीं उसे विज्ञान भी दिखता है। तो वहाँ वो देखना चाहता है आकाश में क्या है। तो जितनी भी सभ्यताएँ पुरानी हैं, तो उन्होंने, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे मायन हो, चाहे इजिप्टियन हो, चाहे कोई भी हो, उन सब ने देखा और अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जानने का प्रयास किया।
अब चूँकि इतना आवक जावक नहीं थी जैसी आज है, तो वो लोग किसी न किसी बहाने, कभी टूरिज़्म के बहाने, कभी युद्ध के बहाने, कभी व्यापार के बहाने भारत में आते रहते। वेनसांग वगैरह चाइना से जो विद्वान आते थे, वो अपना घोड़ा गाड़ी लेके आते थे, तो ज्ञान के लिए आते थे। तो ये एक परंपरा शुरू हुई। ग्रीस ने भी एस्ट्रोनॉमी पे बहुत काम किया और उनके पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। लेकिन वो जो कहानियाँ हैं, हम भारतीय लोग भी कहानियों में बात करते थे। आकाश में हम ध्रुव की कहानी सुनाते हैं और नक्षत्रों की कहानी सुनाते हैं। तो हमारे यहाँ कहानियों का एक सिलसिला है, बचपन से सुनाते हैं और कहानियाँ याद भी हो जाती हैं, ऐसा भी रहता है। तो उन्होंने, ग्रीस ने हमसे कहानियाँ चुराई, हमारी पुरानी कहानी आकाश के बारे में जो थी, उनको फिर अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के कहना शुरू किया। और जब ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे वेदों को, हमारे पुराणों को, हमारे ज्योतिष को, जो भी हमारी धरोहर थी, उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू किया। उसमें ख़ास तौर से मैक्स मूलर वगैरह जो लोग थे, इन लोगों ने हम ऐसा दिखाने के लिए कि ये जो सभ्यता है इतनी पुरानी नहीं है और ये तो सिर्फ ईसा से 1400 साल पहले ही ये ज्ञान इनको आया, आर्यन आए, पता नहीं क्या क्या। तो उन्होंने पूरे इतिहास को डिस्टॉर्ट कर दिया, जबकि वो गलत था। और पिछले 300-400 साल पहले जब प्रेस आया, तो प्रेस में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। इससे एक लाभ तो हुआ कि दुनिया को मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ क्या क्या हुआ था, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, इससे उल्टा ही हुआ। जब भी कोई देश इतना विकसित हो जाता है जितना भारत था, फिर वो ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करता है, ना कि कलमबद्ध करने का। हमारे यहाँ श्रवण और श्रुति की जो परंपरा थी, गुरु शिष्य की परंपरा थी, उसके अनुसार गुरु ने बोला, शिष्य ने याद किया, बात ख़त्म हो गई, लिखा नहीं। लेकिन ये जितने भी आताताई आए, जितने भी बाहर से लोग आए, ख़ासतौर से मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, ये सब लोग अपना इतिहास कलमबद्ध करते थे और हम लोग नहीं करते थे। और हमको ये मालूम था कि अगर मान लो हम करें या ना करें, उस बात को समझें तो बेहतर रहेगा। लेकिन आकाश में तो वो जितनी भी जो भी घटनाएं हैं, वो घटनाएं हो रही हैं। और जब भी कोई नक्षत्र आगे पीछे होता है, तो नक्षत्र बताता है कि ये घटना कितने हज़ार वर्ष पहले हुई थी और किस एरिया में हुई थी और इसके प्रभाव क्या रहे होंगे। तो आकाश अपने आप लिखता है। शायद ये भी एक कारण होगा कि हम लिखते नहीं थे, और लिखने की सुविधाएं भी बहुत बाद में आई, उस समय इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। इसके बावजूद भी भारत ऐसा पहला देश है जिसने वेद लिखे, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, वो सारे वेदों में मिल जाते हैं। तो ये भी सबसे पहले भारतीयों ने लिखे। उसके बाद उन्होंने इतिहास नहीं लिखा और बाकी सब लोग इतिहास लिखते थे। इसलिए आज हमको कई बार दिक्कत आती है कि हम अपना इतिहास नहीं बता पाते। ज्ञान तो बता पाते हैं, इतिहास नहीं बता पाते। तो यह एक अलग अलग जातियों की, अलग अलग देशों की परंपरा है और ये परंपरा हमारी नहीं थी। हमने बहुत देर बाद इतिहास लिखना शुरू किया। जब भी हम वनरल इक्विनॉक्स से, यहाँ सब अगर आप ज्योतिष समझते हैं तो आपको मालूम होगा, वनरल इक्विनॉक्स जब हम नए वर्ष की कुंडली बनाते हैं, पंचांग बनाते हैं, तो हम वनरल इक्विनॉक्स से का प्रिसिशन लेकर पता करते हैं कि आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या है। और अगर और ध्रुव तारे से अगर हम और गणना करने का प्रयास करें तो हमको मालूम पड़ जाता है कि आकाश में क्या स्थिति है। महाभारत के समय बहुत सारे लोग, बहुत सारे तो नहीं कहना चाहिए, कुछ लोग ज्योतिष को बहुत गहरे में समझते थे। भगवान कृष्ण तो समझेंगे समझेंगे, वो तो दुनिया जानते थे, सहदेव जानते थे और व्यास जानते थे।
तो वेद व्यास धृतराष्ट्र के पास जाते हैं युद्ध से एक दिन पहले। वो कहते हैं कि आकाश में आजकल जो अरुंधति तारा है वो वशिष्ठ ऋषि से आगे निकल गया। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। उत्तर पूर्व में, ख़ासतौर से उत्तर में ध्रुव तारा है और ध्रुव तारे के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज सप्तऋषि मंडल है जो वहाँ घूमता है और उसमें उनकी पत्नियाँ भी उनको फॉलो करती हैं। जो सप्तऋषि मंडल है उसके सितारे बड़े हैं, देखे जा सकते हैं। अगर आप सुबह 4 बजे उठ के देखने का प्रयास करेंगे तो आप देख लेंगे। तो वहाँ पर वो देखे जा सकते हैं। तो 11,001 से लेकर ईसा से मैं पहले की बात कर रहा हूँ और 4,595 तक धीरे धीरे वो जो अरुंधति स्टार था वो वशिष्ठ से आगे निकल गया और आगे निकलने का जो समय है वो 7,000 साल वर्ष पूर्व है। इसलिए इन्हीं आंकड़ों से बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 7,000 वर्ष पूर्व हुआ था। उसकी डेट भी निकाली जा चुकी है वैज्ञानिकों के द्वारा। और महाभारत से 7,000 साल पहले रामायण का युद्ध हुआ था, राम और लंकेश का। तो ये जाना जा सकता है। तो आकाश में ये ग्रहों की स्थिति थी। तो व्यास बोलते हैं धृतराष्ट्र से कि ऐसी ऐसी स्थिति आकाश में है, तुम चाहो तो तुम भी कल देखो और अगर तुम युद्ध में जाओगे तो कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। इस महाभारत के युद्ध में तुमने कृष्ण की बात तो मानी नहीं, अब मेरी बात मान लो, आकाश आपके फेवर में नहीं है। तो ऐसे आकाश को हम लोग जाना करते थे। तो हमारे बारे नक्षत्रों के बारे में ऐसी जानकारी थी। आकाश में मात्र ग्रह ही नहीं घूमते, नक्षत्र भी चलते रहते हैं और एक नक्षत्र आकाश में लगभग 1,000 साल में आगे निकल जाता है। जैसे आजकल जो नक्षत्र है, हम चित्र पक्षी पंचांग की बात करते हैं कि अगले 200-300 सालों में ये आगे निकल जाएगा और फिर हमारे पंचांग अलग हो जाएंगे। ये पंचांग नहीं रहेंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं आजकल। हम रहे ना रहे लेकिन आकाश तो रहेगा और जो लोग आएंगे उनके लिए गणना की आसान हो सकती है। तो ये इस तरह की व्यवस्था है और पूरा जो साइकिल है वो 26,000 वर्ष में बदल जाता है। तो जो नक्षत्र जहाँ से चला था वहीं पहुँच जाता है। तो ये हमको एक जो वर्नल इक्विनॉक्स है उससे जब हम गणना प्रिसिशन करते हैं, आकाश में ग्रह देखते हैं, तब हमको सारी स्थिति मालूम पड़ जाती है। हम लिखते नहीं थे लेकिन जानकारी हमारी पूरी। एक रामायण का भी वाकया है, जिक्र है। जब लक्ष्मण और हनुमान सीता की खोज में चलते हैं तो देखते हैं कि आकाश में एक बहुत चमकीला तारा उत्तर में दिख रहा है उनको, जिसको ब्रह्म राशि बोलते हैं। बहुत चमकीला था। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि ये तो उत्तर में है, तो हमको दक्षिण पश्चिम की तरफ जाना चाहिए। तो इस तरह की जानकारी लोगों के पास थी। आजकल तो शायद लोग नक्षत्रों को पंचांग में देखते हैं, आकाश में नहीं देखते। जब तक आकाश में नक्षत्रों को नहीं देखा जाएगा तब तक ज्योतिष का उत्थान नहीं होगा। आज से 3 लाख वर्ष पूर्व आकाश में नक्षत्र नहीं थे। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये साइंटिफिकली बात बोल रहा हूँ, कहने को तो हम कुछ भी कह देते हैं। जब नहीं थे तो क्योंकि अगर हम बिग बैंग की थ्योरी से बात करें तो धीरे धीरे आकाश बना है, एक दिन में नहीं बना। और ऐसे ही अगर हम पुराणों में जाएं तो वहाँ पर ब्रह्मा जी ने एक सभा बुलाई और उसमें सारे देवी देवताओं को, राक्षसों को बुलाया गया। उनसे बोला गया कि भाई ऐसा करो कि तुम अपनी पूरी एनर्जी जो भी आपके पास है वो आकाश को दो, और आकाश को ग्रह तो इस्टेब्लिश है ही, नक्षत्रों को इस्टेब्लिश किया जाए, अपने गुण सब तो। इसलिए हमको आद्रा भी मिल जाता है, राहु का नक्षत्र मिल जाता है, केतु का मिल जाता है, गुरु का मिल जाता है, शनि का मिल जाता है, और भी देवताओं के मिल जाते हैं। तो उन सब ने अपनी एनर्जी के साथ आकाश को तैयार किया। और इसको हम ज़्यादा सही मानते हैं बजाय कि वैज्ञानिकों की,
क्योंकि उसके रिजल्ट हमको मिलते हैं। और उसके बाद कई वर्षों बाद तो फिर ज्ञान की गंगा जो बही सो बही, लेकिन उससे पहले आकाश का निर्माण हुआ। सूर्य तो बहुत पहले इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन जीवन बहुत बाद में इस्टेब्लिश हुआ, ये हम सब जानते हैं। तो सारे जो देवता हैं, इंद्र है, वायु है, अग्नि है, वरुण है, इन सब ने अपनी एनर्जी आकाश को दी। और इससे पूर्व भगवान विष्णु ने ध्रुव तारे को उत्तर में स्थापित कर ही दिया था। तो उसके चारों तरफ नक्षत्रों का मंडल अपना तैयार हुआ। और इस तरह से हम ज्योतिष की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। ये ब्रह्मांड 5 तत्वों का बना हुआ है, ये हम सब जानते हैं। उसमें अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, जल है और आकाश है। हम ज्योतिष में 4 चीज़ों को लेते हैं, क्योंकि हमारी सारी एनर्जी आकाश से आती है। तो हमारे यहाँ 4 तत्व ही हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। और जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो उसको मैं अलग तरीके से कहना चाहता हूँ। तो प्रत्येक नक्षत्र में पंचभूत का हमारा शरीर है, पंचभूत का दुनिया है, हम सब समझते हैं, आकाश है। लेकिन जो हमारे संस्कार हैं वो सत्व, रजस और तमस से मिलकर बनते हैं। और किसी में रजस ज़्यादा है तो उसका एक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तमस ज़्यादा है तो डलनेस बहुत ज़्यादा होगी, सत्व ज़्यादा है तो वो सत्व की तरफ जाएगा। तो इस तरह से इन गुणों का जो संतुलन है, अगर नहीं है तो डिस्टर्बेंस है, संतुलन है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए समुद्र का एग्जाम्पल लें। समुद्र में अगर शांत है समुद्र तो सत्व की तरफ है, और अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्शन की तरफ जा रहा है, जब वो नीचे जा रहा है तो वो तमस की तरफ जा रहा है। कितने भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, तो उससे हम समझते हैं। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो है सत्व, रजस और तमस। तो सत्व यानी यहाँ पर सब कुछ सत्य है, यहाँ अब कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं, ना घटाने की ज़रूरत है। रजस वो है जहाँ पर एक्शन है, फोर्स है, ईगो है, घमंड है। हम अपना घमंड दिखाना चाहते हैं, हम अपना ईगो सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम क्या हैं। और तमस वहाँ है कि जहाँ आदमी आलसी है, कुछ करना नहीं चाहता। और हमारे जो संस्कार हैं इन्हीं से बनते हैं। कुछ लोग बिल्कुल सत्व की तरफ रहते हैं, कुछ लोग 24 घंटे एक्शन में रहते हैं, और कुछ लोग जो हैं कुछ करने को तैयार ही नहीं होते। तो इस तरह से हम देखते हैं तो इन नक्षत्रों का सीधा सीधा प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। जो ब्रह्मांड में जो त्रिगुण का नेचर है वो सत्व, रजस और तमस है। ऐसा ही आयुर्वेद में है। आयुर्वेद भी एक आयुर्वेदाचार्य आपका जो नब्ज़ पकड़ता है तो वो देखता है कि त्रिगुण दोष इसमें कितना है, कितना नहीं है। बल्कि चरक संहिता में चरक तो लिख गए थे, अगर कोई वैद्य ज्योतिष नहीं जानता तो अच्छा वैद्य नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन जो हैं, दवाइयाँ आयुर्वेद की जो है, जड़ी बूटियाँ, उनको पर्टिकुलर नक्षत्र में ही तोड़ा जाता है और फिर उसी नक्षत्र में बनाया जाता है, और उसी के अनुरूप नक्षत्र में पेशेंट को दिया जाता है। व्यवस्था थी, व्यवस्था ख़त्म हो गई तो आयुर्वेद भी ख़त्म हो गया। उस तरह का आयुर्वेद हमको देखने को नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ जो राशियों का जो पूरा वो है वो थोड़ा अलग है। हमारे यहाँ जो पहली 4 राशियाँ हैं, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, ये रजस राशियाँ, इनका जो प्राथमिक गुण है वो रजस है। और जो दूसरी राशियाँ हैं जिसमें लियो है, वर्गो है, लीब्रा है, स्कॉर्पियो है, वो तमस प्रकृति की राशि हैं। और तीसरा जो ग्रुप है उसमें धनु है, मकर है, कुंभ है और मीन है, ये सत्व राशि हैं। तो ये थोड़ा सा अलग है। अब हम बोलते हैं, साइंस बोलती है कि ये जो दुनिया शुरू हुई वो बिग बैंग से शुरू हुई। एक आयन था, एक अणु था, वो अणु इतना जब
उसमें इतनी एनर्जी भर गई तो विस्फोट होता चला गया। तो अगर ये विस्फोट हुआ है और ये सब होने के लिए, तो इसको ज्योतिष को सिद्ध भी करना चाहिए। और ज्योतिष की जो पहली राशि है या पहला ग्रुप है उसको सिद्ध करना है। जो पहली हमारी राशि है मेष राशि है। मेष राशि का जो स्वामी है मंगल है, फोर्सफुल मंगल हमारे यहाँ कमांडर इन चीफ है। जो उसका पहला नक्षत्र है वो केतु का नक्षत्र है, अश्वनी। उसका प्रतीक जो है वो घोड़ा है और इसका प्रतीक जो है मेढ़ा है। अगर हम सबको मिला के देखें तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स है, जहाँ पर दिशा क्या होगी नहीं मालूम, लेकिन फोर्स पूरा है। तो उस फोर्स के साथ यहाँ शुरुआत होती है। अब जब मैं इन राशियों की बात कर रहा हूँ तो आपकी राशि क्या है इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस दुनिया में क्या करते हैं आकर, वो इन मेरी बातों में आपको स्पष्ट होना अभी शुरू हो जाएगा। तो आदमी कुछ करने के लिए कुछ करना चाहता है, अपने को सिद्ध करना चाहता है। पहले अपने को सिद्ध करना चाहता है, फिर परिवार को सिद्ध करना चाहता है, फिर ज़माने को सिद्ध करना चाहता है कि मैं भी कुछ हूँ। इवन बच्चा भी पेट में, माँ के पेट में लात मार के आता है बाहर, लातें मारना शुरू कर देता है। वो कुछ करना चाहता है। तो करने की जो इच्छा है वो इसलिए जो हमारी राशियाँ हैं रजत से शुरू होती हैं, फोर्स, एक्शन भी ऐसा कि उसकी कोई लिमिट नहीं। तो उस एक्शन में जब मेष के एक्शन में शुरू होता है, ऐसे ही हम सब शुरू होते हैं इस दुनिया में। तो शुरू होते हैं तो वहाँ हम बड़े फोर्स के साथ आगे बढ़ते हैं और उस एनर्जी का विस्फोट होता है। तो अगली जो राशि है वो हमको मिलती है वृष की। वृष यानी पृथ्वी तत्व की। तो इस पूरे अग्नि के फोर्स को, एनर्जी को कौन धारण करेगा? धारण करने के लिए वहाँ पर हमको बुल भी चाहिए, तो उसका प्रतीक बुल है। और उसमें जो शुक्र है, शुक्र उसको झेलने को तैयार है, एक्सेप्टेंस को तैयार है। अगर हम मेष को पुरुष राशि बोलने में पुरुष है तो यहाँ प्रकृति तैयार है, प्रकृति तैयार है, पुरुष प्रकृति का मेल हो जाता है यहाँ पर आकर। तो ऐसा भी हम इस तरह से भी उसकी व्याख्या कर सकते हैं। और जब दोनों का मेल होगा, दोनों मिलेंगे, तो फिर उनमें आलिंगन भी होना चाहिए। आलिंगन होना चाहिए। अब आप अभी तो आपने अपनी जगह बनाई है, तो आपका अपोजिट जो है उसके साथ में आपका आलिंगन होना चाहिए। तो यहाँ हमको मिथुन राशि मिल जाती है, जहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव थे, सब्जेक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, अब व्यक्तिगत होना शुरू हो जाते हैं। पहले आप दुनिया के लिए कुछ कर रहे थे, अब आप अपने लिए करना चाहते हैं। अपने लिए आप करना चाहते हैं तो उसमें आप होते हैं, जब अपने लिए करेंगे तो जाहिर है अगली जो राशि होगी वो आपकी राशि कर्क होगी, पानी की राशि होगी, जल की राशि होगी। यहाँ पर आकर आप इमोशनल हो जाएंगे। आप चाहते तो ये थे कि मैं इतना पैसा कमाऊँ, फिर मैं दुनिया में बांट दूँ, फिर मैं सबको संभाल लूँ, घर वालों को संभाल लूँ, इस दुनिया में कमाल कर दूँ। आपका जो रजस का पूरा गुण था वो सत्व की तरफ जाना था कि मैं सत्व करूँगा, मैं ऐसा पाप पुण्य करूँगा, मैं ऐसा मंदिर बनवा दूँगा, मैं पता नहीं क्या क्या करने वाला हूँ, मैं ऐसी ऐसी बातें करता हूँ। लेकिन यहाँ मेरा अहम जागता है, मुझे लगता है मैं तो इतना बड़ा आदमी हो गया, मेरा इतना नाम हो गया, अब मेरे सामने कौन है, तो सीधा वहाँ से मैं तमस में जाता हूँ। तो अगली राशि हमारी तमस की है। तो वहाँ पर यहाँ जो मंगल है, जो पहली राशि में एब्रप्ट था, फोर्सफुल था, अग्नि राशि है। अब यहाँ हमको सिंह राशि मिलती है, यहाँ भी अग्नि राशि है, लेकिन यहाँ पर सूर्य आत्मपरक है। मौका है कि तमस से उठो, तमस से निकलो, घमंड से निकलो, अपने ईगो से निकलो, अहंकार से निकलो, अपने को समझो, आत्मपरक होने का प्रयास करो। हम ऐसा करते नहीं हैं। हमको दूसरी जो ह्यूमन राशि मिलती है, कन्या की मिलती है, जहाँ पर एक इनोसेंट बालिका है जो एक नए तरीके से जीना चाहती है। लेकिन वहाँ भी हम ठहरते नहीं। ये हर आदमी की कहानी है, युगों से कहानी चलती आई है, ये कहानी चलती रहेगी। आपका कोई लग्न हो, कोई राशि हो, फर्क नहीं पड़ता। उसके तुरंत बाद आपको लगता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गया। अब तुला में आप अपने को बैलेंस करना चाहते हो, वहाँ शुक्र है, तो इम्बैलेंस हो जाती हो। तो वहाँ पर अगेन आपका जो उत्थान, भौतिक उत्थान भले हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक पतन आपका अक्सर हो जाता है। अगली राशि आपको मिलती है स्कॉर्पियो की। वहाँ जल है, स्थायी है, वहाँ सब कुछ ढह जाता है। मालूम पड़ता है कि हमने किया क्या, हमने कुछ विशेष तो किया नहीं, चले तो हम पता नहीं कहाँ से थे, हम जहाँ आके रुके वो कोई मंजिल नहीं हो सकती।
तो वहाँ पर आदमी के पास, यहाँ हमको जो दो हमारे प्रतीक हैं, एक सेक्स है और एक मृत्यु है। सो दोनों ही खतरनाक है। मृत्यु तो एकदम होगी खतरनाक, सेक्स अलग से खतरनाक है। उसकी भी एक लिमिट है, उस लिमिट से जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो खतरनाक हो जाता है। जब तक हम उसको सीमा में रहते हैं तो बड़ा प्रोडक्टिव है, प्रजनन की क्रिया है, प्रक्रिया है। और इस बीच में आपकी कुंडलनी है, किसकी जागृत होती है, गिने चुने लोग हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो यहाँ से हम चले थे, नक्षत्र जो हमको मिला था, नक्षत्र मिला था हमको यहाँ पर मघा। मघा यानी पितरों से चल के आए थे, पितरों से चल के, और यहाँ पर हमको नक्षत्र ज्येष्ठा मिलता है, बड़ों के साथ हम जुड़े थे। तो हमारा कनेक्शन नहीं टूटता, हम अपने से जुड़े रहते हैं। हम फिर भी अपना उत्थान करना चाहते हैं। अगला जो हमको पड़ाव मिलता है वो मिलता है धनु में जाकर, और यहाँ पर जो 4 राशि है वो सत्व की राशि है आखिर में। तो धनु, फिर उसके बाद में गुरु की राशि है। यहाँ फायर है, यहाँ भी फायर है। पहले फायर थी, एब्रप्ट थी एरीज में, लियो में सन उसका ऑर्गेनाइज थी, लेकिन आत्मपरक थी, लेकिन आत्मा की खबर हम ले नहीं रहे थे। अब यहाँ गुरु है, गुरु सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट की राशि है। और वैसे भी ये जो इसको राशि है यहाँ पर गुरु की, और यहाँ पर ये नक्षत्र जो है, ये इसको हम ब्रह्मा ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं और विष्णु की नाभि बोलते हैं धनु में। तो वहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। तो ये यात्रा है, और यात्रा में आप अपने को बदलाव करना चाहते हैं। उसके बाद में जब मकर में आते हैं तो आप दुनिया को समझना चाहते हैं, दोबारा से अपने को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, अपना पसीना बहाना चाहते हैं, पसीना बहा के अपने को अपने दम पर अपने को ज़िंदा रखना चाहते हैं। उसके बाद जो आपको राशि मिलती है वो मिलती है कुंभ की राशि मिलती है, जहाँ पर इतना घड़ा आपका भर जाता है कि आप बांटने के मूड में हैं, आप बांटना चाहते हैं। हर कोई बांटना चाहता है, चोर भी बांटना चाहता है, गुंडे से गुंडा व्यक्ति भी बांटना चाहता है, चाहे वो दूसरे गुंडे को दे। तो हमारी बांटने की प्रवृत्ति भी यहीं से हमारी शुरू होती है। हर कोई, कितना भी बुरा आदमी हो, वो किसी एक को तो देना चाहता है कुछ ना कुछ। तो देने की जो प्रवृत्ति है वो हमें यहाँ से शुरू होती है। ये मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, कैसे हमारा जीवन व्यतीत होता है। उसके बाद मीन में हम चले जाते हैं, गुरु की राशि। तो हम समझ जाते हैं कि जीवन की एक यात्रा है जिसको हमको कैसे समझना था। और यहाँ पर आके तो सूर्य भी ठंडा हो जाता है, तो एक पूरा राशि चक्र पूरा होता है, पूरा व्यक्तित्व बदलता है, और आदमी जो इसको समझ जाता है, इस भवसागर से पार हो जाता है, उसकी एक नई दुनिया बन जाती है। तो नक्षत्र कैसे हमको रोज़ रोज़ इफ़ेक्ट करते हैं, ये एक पूरी यात्रा है। उस यात्रा से हम क्या लाभ ले सकते हैं, अगर हम लाभ ले सकें तो हम अपना उत्थान कर सकते हैं।